हेलो बच्चों, क्लास 8 के चैप्टर 4 के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था चैप्टर के बारे में, समझा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और इस पार्ट में हम लोग उस चैप्टर के कीवर्ड्स पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो कीवर्ड है वो है एटम। Atoms are the basic units of matter and the defining structure of elements। मतलब कि इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं, कोई भी चीज़ है आपके आसपास, वो सभी एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। और एटम से ही पता लगता है कि किसी एलिमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सेकंड कीवर्ड है कंडक्टर। A conductor is any piece of material that easily allows heat or electricity to pass through it। देखिए, कंडक्टर जैसे आपने देखा होगा बसेस वगैरह में कंडक्टर होते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ड्राइवर चलाता है गाड़ी और कंडक्टर जो है टिकट देता है, वो अलाउ करता है किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वैसे ही कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनको बोलते हैं कंडक्टर। इनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो फ्लो कर सकती है, पास कर सकती है। ये वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। उनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही आसानी से आ और जा सकते हैं। थर्ड कीवर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, ये जो रिएक्शंस हैं ये भी हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इसमें डिस्कस किया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये क्लास 10th में भी आपके सिलेबस में है, तो आप इनको सही से समझिएगा। इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट अ लेस रिएक्टिव वन कांट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव। इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं उसमें जो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है या एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से उसको हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। मगर जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, हम ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखकर समझ सकते हैं। ये मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई एलिमेंट वायर के रूप में बदल सकता है, क्या उसको वायर बनाया जा सकता है उसके, जैसे कॉपर के बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल है। मोस्टली मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, मगर जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे गैसेज हैं या फिर कोल वगैरह है, इनको तार में नहीं बदला जा सकता, तो ये डक्टाइल नहीं होते हैं। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं और किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। पीरियडिक टेबल में जितने भी नाम हम देखते हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो हैं एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को हम यहाँ पर कैटेगराइज कर दे रहे हैं नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स में। हार्डनेस, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल रेजिस्ट चेंजेस इन शेप। कोई चीज़ जो है कितनी सॉलिड है उसके लिए यूज़ करते हैं हार्डनेस टर्म का। और हार्डनेस का मतलब ये है कि वो एक प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की, जिससे कि वो अपने आप को दबाने का या अपनी जो उसका जो आकार है, जो उसका साइज़ या शेप है, उसको बदलने का विरोध करता है। वो बदलना नहीं चाहता है शेप को अपने, तो जितनी ताकत से वो उसका विरोध करेगा अपने शेप को बदलने का, उसको बोलते हैं उसका हार्डनेस। जैसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो ज़्यादा विरोध करते हैं अपने आप के शेप बदलने से। लोहा है, ज़्यादा हार्डनेस है उसमें, और जैसे बाकी जो है कोल है या बाकी सल्फ़र है, इनमें हार्डनेस नहीं है या कम है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये भी हमने बात की थी, आप देखेंगे वीडियो 1 में, कि जो मेटल्स होते हैं उनको पीट कर शीट्स के रूप में बदला जा सकता है। तो इस जो प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। फिर अगला मेटल्स
Elements which have physical properties like hardness, ductility, malleability, conductivity, sonority, luster and which readily forms positive ions are called metals. देखिए ये जो मेटल की जो डेफिनेशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की है। मैंने इसको एक ही सेंटेंस में साथ लाने की कोशिश करी सभी चीज़ों को, मगर हम ये देखेंगे कि जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की वो 6 थी, उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जिसमें होती हैं उसको मेटल कह सकते हैं। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो विच रेडिली फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। ये जो मेटल्स होते हैं ये आसानी से पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कोई दे देता है कोई एलिमेंट तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की इनकी जो है कैरेक्टर्स होते हैं इनके, तो इनके इसके एग्जांपल्स हैं ये कॉपर, आयरन, गोल्ड और सिल्वर, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब चीज़ें हैं ये मेटल्स कहलाती हैं क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, क्योंकि मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं किसी को। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, कोई उसको साझा करता है, तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं इजीली। मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स विच पोजेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने बात करी मेटल्स की और कि 6 कैरेक्टर्स होते हैं मेनली उनके, ज़्यादातर मेटल्स में 6 कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 कैरेक्टर्स? हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी और लस्टर। ये वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं। तो इनमें से ज़्यादातर कैरेक्टर्स जिनमें होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स, और जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ज़्यादातर गैसेज हैं इनमें, मगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें कि मेटल्स के भी कुछ कैरेक्टर हैं और नॉन मेटल्स के भी कुछ कैरेक्टर हैं, यानी कि वो दोनों का मिक्सचर है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीज़ें हैं। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, एक पीरियडिक टेबल होती है एलिमेंट्स की जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया है सही से क्लासीफाई करके, तो उसमें अलग कलर से इनको दिखाया जाता है। नॉन मेटल्स की हम बात कर ही चुके हैं। मेटल्स में जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं। एलिमेंट्स विच डोंट हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स एंड रेडिली फॉर्म्स नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के ठीक उल्टे होते हैं लगभग ये, कि जो कैरेक्टर्स मेटल्स में होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। और ये जैसे कि मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो ये नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि माइनस होते हैं ना, माइनस में चार्जेस होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो उसमें माइनस चार्ज हो जाता है, तो ये नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये सब ज़्यादातर गैसेस हैं के एग्जांपल हैं। फिर लास्ट कीवर्ड है सोनोरस। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो सोनोरिटी मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम मारें या चोट मारें उन पर, या आपस में दो मेटल्स को टकराएं तो उनमें टन टन की आवाज़ आती है, झन झन की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड होती है, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स में ये सोनोरिटी पाई जाती है, ये इनका खास कैरेक्टर है मेटल्स का। तो जो मेटल्स में ये पाई जाती है तो इसको बोलते हैं सोनोरस। तो ये कीवर्ड्स हो गए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और ये पूछा हुआ है कि इनमें से किसको हम शीट्स के रूप में बदल सकते हैं। देखिए आप ध्यान रख देंगे, अगर आपने देखा हो इस चैप्टर का पार्ट 1, तो जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, इन चारों में से केवल जिंक ही एक मेटल है, और मेटल्स में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी, यानी कि जिसमें मेटल को पीट कर शीट्स के रूप में बदला जा सकता है। तो फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन को शीट्स के रूप में नहीं बदला जा सकता, तो इसका आंसर होगा जिंक। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। तो इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, कि सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स मतलब कि उनको तारों के रूप में बदला जा सकता है, तो ये बात सही नहीं है। कुछ एग्जांपल जैसे मरकरी है, वो तो एक लिक्विड है तो उसको हम तार के रूप में नहीं बदल सकते, तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। ऑप्शन बी है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि सारे के सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से ज़्यादातर गैसेज हैं, तो एक भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, उसको तार के रूप में नहीं बदला जा सकता, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी जनरली मेटल्स आर डक्टाइल,
जनरली आम तौर पर मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो ये हम आपने अगर मेरे इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि 6 कैरेक्टर्स हमने बात की थी उसके बारे में कि 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, और जिसमें उन 6 में से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उनको मेटल्स बोलते हैं, यानी कि सभी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, कि ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो कि डक्टाइल नहीं होते, जैसे मैंने अभी बात करी मरकरी की। ऑप्शन डी है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ये बात भी पूरी तरह गलत है, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरनी है कि 4 पार्ट्स हैं। तो ए है फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस है वो कैसा नॉन मेटल है? तो मैं आपको बताऊं कि फॉस्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। बी पार्ट है मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश, कि मेटल्स जो हैं वो हीट के कैसे कंडक्टर होते हैं, और दूसरा लिख रखा है कि हीट के अलावा और किस चीज़ के कंडक्टर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि मेटल्स जो हैं वो या तो गुड कंडक्टर होंगे या पुअर कंडक्टर होंगे। तो मेटल्स जो हैं हमने पढ़ा हुआ पहले भी कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ हम गुड लिख देंगे। और हीट के लिखा हुआ है को इसमें, और हीट के अलावा और किसके होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, यानी कि जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। फिर पार्ट 3 आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो देखिए ये आप देखेंगे इसमें चार्ट में कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर होता है। यहाँ हम लिख देंगे मोर। फिर है डी पार्ट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो ये पार्ट 1 में हमने बात की है, जब हमने इसके चैप्टर का पार्ट 1 बनाया था तो मैंने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं जिसमें पॉप साउंड आता है। अगर उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह पर जलती हुई माचिस लगाई जाए तो पॉप साउंड आता है, तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। अगर सही है स्टेटमेंट, कोई बात सही है तो उसके आगे टी लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। तो ए है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, कि आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसका आंसर यही देखिए कि लिखा हुआ है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आंसर ये है, मतलब ये है कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बल्कि मेटल्स करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया फॉल्स, ये बात सही नहीं है। नॉन मेटल्स आमतौर पर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर बी पार्ट सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये हम बात कर चुके हैं पहले भी कि सोडियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत वाइग्रेसली रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, इसलिए उसको केरोसिन में नहीं मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। तो ये बात सही है। फिर सी कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर जो है वो जिंक को जिंक सल्फेट में से अलग कर देता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि कॉपर जो है आप देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है कॉपर उसमें नीचे है और जिंक ऊपर है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि ये बात गलत है। फिर डी पार्ट कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि कोयले के तार बनाए जा सकते हैं। तो ये तो नॉन मेटल है, इसके वायर नहीं बनाए जा सकते। और वैसे भी ये जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है ये प्योरली मेटल्स के ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये बात गलत है। क्वेश्चन 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अंतर बताना है और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इनके बेसिस पर ये अंतर बताना है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर होता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। तो मैंने मेटल्स में लिख रखा है
लस्ट्रस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो दिखने में चमकदार होते हैं और नॉन मेटल्स डल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि वो सॉलिड होते हैं, दिखने में उनको दबाया जा सकता है आसानी से, नहीं दबाया जा सकता है, ये हार्डनेस है। मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, यानी कि उनको पीट कर शीट्स बनाई जा सकती हैं कि नहीं बनाई जा सकती। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं, यानी उनकी शीट्स बनाई जा सकती है इनको पीट कर, इनको दबा कर। नॉन मेटल्स की शीट्स नहीं बनाई जा सकती, यानी कि वो नॉन मेलेबल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, यानी क्या हम उनके तार बना सकते हैं। तो मेटल्स डक्टाइल हैं, इसका मतलब यह है कि मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं और नॉन मेटल्स के तार नहीं बनाए जा सकते, यानी कि नॉन डक्टाइल होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन, कि गर्म ऊष्मा को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है, यानी कि वो ऊष्मा को, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है, यानी कि वो ऊष्मा को उतनी अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन, यानी कि ऊष्मा को संवहन करना, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से ऊष्मा को संवहित करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं, यानी कि वो नहीं बढ़ा सकते या वो कम बढ़ाते हैं ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। छठी प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का चालन करता होता है क्या उनमें। तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर, यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है आसानी से। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है, यानी कि उनमें विद्युत का जो कंडक्शन है वो नहीं होता है या फिर बहुत कम मात्रा में होता है। क्वेश्चन 6 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और हमें उनका कारण बताना है। स्टेटमेंट 1 है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, खाने को जब हम अपने स्कूल्स वगैरह में जाते हैं या ऑफिसेज में जाते हैं तो खाने को एल्यूमिनियम की फॉइल, एक चमकदार फॉइल होती है, उसमें लपेट कर खाना, आमतौर पर रोटी या पराठे वगैरह लपेट कर उसमें ले जाए जाते हैं। तो उसका कारण बताना है। तो उसका कारण है एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलेबल, जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा मेलेबल होती है, इसका मतलब उसको पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती है। तो जो फॉइल है वो भी एक तरीके की चादर है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स, और दूसरी बात ये है कि एल्यूमिनियम जो है हमारे खाने के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी उसको ख़राब नहीं होने देती है। तो दो काम हो गए, एक तो मेलेबल है तो वो उसकी जो खाने की गर्मी है, ताजगी है, उसको बरकरार रखती है और उसके साथ रिएक्शन भी नहीं करती है, इसीलिए एल्यूमिनियम की फॉइल का यूज़ किया जाता है खाने को लपेटने में। सेकेंड स्टेटमेंट है इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। पानी को गर्म करने के लिए मेटेलिक रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इमर्सन रॉड जो होती हैं वो मेटेलिक रॉड्स होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, मेटल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है इमर्सन रॉड में, इसका कारण बताना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका कारण ये है क्योंकि मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उससे वो गर्म होता है मेटल और वो फिर पानी को भी गर्म कर देता है। थर्ड स्टेटमेंट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग नहीं कर सकता। तो इसका कारण है ये रिएक्टिविटी सीरीज इसमें दिखाई दे रही होगी आपको, उसमें देखिएगा कि जो कॉपर है वो नीचे है और जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। इसका मतलब यह है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। डी स्टेटमेंट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, ये ऊपर टॉप मोस्ट मेटल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ देते हैं, तो ये इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन।
क्या आप किसी नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? इसका कारण बताना है। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा, जो नींबू का अचार है यानी कि उसमें एसिड बन रहा है, नींबू में एसिड होता है, तो जो एसिड है कि क्या हम उसको एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो मेटल्स हैं वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो नींबू के अचार को ख़राब कर सकती है, वो खाने लायक नहीं रहेगा। द पिकल कैन बी स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। 2 कॉलम्स हैं और हमको उनको मैच करना है, देखना है कि कौन किसके साथ मैच करेगा, मिलेगा। देखिए, गोल्ड है तो गोल्ड थर्मामीटर में गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिक वायर में गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत महंगा होता है इसलिए। रैपिंग फूड, खाना को लपेटने में गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता। ज्वेलरी में, हाँ ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है, मगर देख लेते हैं मशीनरी में भी नहीं होता, फ्यूल में नहीं। इसको गोल्ड को ज्वेलरी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आयरन। तो अब आयरन का इस्तेमाल देखें कहाँ होता है, थर्मामीटर में नहीं होता, इलेक्ट्रिक वायर में बहुत कम होता है, रैपिंग फूड नहीं होता, मशीनरी में होता है, तो आयरन को मशीनरी से मैच कर देंगे। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हमने बात करी थी कि रैपिंग फूड, खाने को लपेटने में। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का इस्तेमाल थर्मामीटर में नहीं होता, इलेक्ट्रिक वायर में नहीं होता, और फ्यूल में होता है। जो कोयला होता है वो एक तरीके का कार्बन होता है, तो हम उसको उसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन को फ्यूल से मिला देंगे। कॉपर का इस्तेमाल हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वायर में करते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिक वायर से मैच कर देंगे। और लास्ट में बचा मरकरी। आपने देखा होगा थर्मामीटर में एक जो अंदर लिक्विड होता है चमकीले कलर का, वो मरकरी होता है, तो इस तरह से मैच हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। ये कह रहा है कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको कॉपर की प्लेट में अगर उड़ाया जाए तो क्या होगा। देखिए, जो ये हमने लिखा है डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसनट्रेटेड है, जो ओरिजिनल होता है, उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, मगर कंसनट्रेटेड यानी कि जो गाढ़ा, जिसको सांद्र बोलते हैं हिंदी में, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करता है। ए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, बट रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी मगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जब रिएक्शन होगी तो बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ। फिर सेकंड है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की लोहे की कील को डुबा के रख देंगे। तो इसका आंसर है आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है। इसका कारण भी वही है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर कम रिएक्टिव होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव है यानी कॉपर, उसको उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इधर जब रिएक्शन होगा तो बनेगा आयरन सल्फेट। यहाँ पर जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। ये CuSO4 की जगह हो जाएगा FeSO4 और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube.
सलोनी एक लड़की का नाम है सलोनी। उसने एक जलता हुआ कोयला लिया और उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसमें से जो गैस निकल रही थी, उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। इसका फर्स्ट पोर्शन है, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। वो कैसे पता लगाएगी कि गैस का क्या नेचर है, यानी वो एसिडिक है कि बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसे पता लगाएगी। और बी है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हुई चारकोल जलाने की और उससे जो गैस निकली, उसको एक वर्ड इक्वेशन में लिखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो कैसे पता लगाएगी कि उसका नेचर क्या है। देखिए, किसी भी गैस का जब नेचर पता करना होता है तो हम उसका पहले सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको फिर चेक किया जाता है लिटमस पेपर से। तो इसका आंसर भी यही है, शी विल ऐड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। जिस भी टेस्ट ट्यूब में उसने गैस कलेक्ट की है उसमें थोड़ा पानी मिलाएगी एंड शेक इट वेल, और उसके बंद करके मुँह, उसका टेस्ट ट्यूब का मुँह बंद करके उसको अच्छे से हिलाएगी। शी विल टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस, और वो बारी बारी ब्लू और रेड लिटमस से बारी बारी उस सॉल्यूशन को चेक करेगी। ब्लू लिटमस विल टर्न रेड। रेड लिटमस जो है अगर वो तो वैसा ही रहेगा, मगर जो ब्लू लिटमस है वो रेड में बदल जाएगा। जब ब्लू लिटमस रेड में बदलता है तो क्या होता है, एसिड होता है। इन दिस वे शी विल फाइंड दैट द नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक। तो वो समझ जाएगी क्योंकि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया है तो ये जो गैस है वो एसिडिक है। और अगर ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया होता तो वो समझ जाती कि जो गैस है वो बेसिक नेचर की है, मगर ऐसा नहीं होगा। जो गैस निकलेगी वो चारकोल से कार्बन होगी, और कार्बन जो गैसेस होती हैं, नॉन मेटल है, वो एसिडिक होती हैं। नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं इसी चैप्टर के जो पार्ट 1 हमने बनाया था उसमें। फिर है बी, यानी कि इसके हमने इक्वेशन लिखनी है। तो चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब चारकोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी चारकोल को जब जलाया जाएगा, जलाने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई उसकी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। चारकोल प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 विल गिव CO2। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप। एक लड़की है, उसका नाम है रीता, वो एक सुनार की दुकान में गई, जेवर की दुकान में गई विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। हर मदर गिव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मी ने, जैसे कि हम लोगों के घर में भी होता है, हम लोग जाते हैं सुनार के पास और अपने पुराने जेवर वगैरह उसको दे देते हैं जिससे कि उनको चमका दे, बिल्कुल नया बना दे। उसकी मम्मी ने भी ऐसे किया और पॉलिश करने के लिए, मैंने कि चमकाने के लिए, साफ़ करने के लिए सोने को, जो है उसके जेवरों को, सुनार को दे दिया। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। जब अगले दिन वो लोग उसको वापस लेने गए कि भाई हमारा जेवर जो है साफ़ हो चुका होगा, अब हम उसको ले आते हैं। जब अगले दिन उसको लेने गए तो उसका वज़न उन्होंने कुछ कम पाया। मान लीजिए कि उन्होंने 10 ग्राम दिया था और साफ़ करने के लिए, और जब वो लेने गए तो वो 9.6 ग्राम रहा। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो वज़न में, उसके सोने के वज़न में जो अंतर आया वो क्यों रहा। तो इसका आंसर है, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड। जब भी किसी सोने के जेवर को साफ़ करना होता है तो उसको एक एसिड में डाला जाता है जिसका नाम होता है एक्वा रेजिया। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व्स इन द एसिड एंड द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल। तो जब उस एसिड में डाला जाता है सोने के जेवर को, तो जो सोने के जेवर की बाहरी परत होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो आपको याद होगा शायद कि पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि उनके, और क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो यही बात है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले गए एसिड में चले गए, यानी वो पॉजिटिव आयन बन गया। अब जब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अंदर के जो अंदर की लेयर है वो कैसी होगी, चमकदार होगी। द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल, चमकदार लेयर निकल आती है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ आउटर लेयर ऑफ ज्वेलरी इट्स वेट इज रिड्यूस्ड। तो क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो वजन कम हो जाएगा मगर चमक आ जाएगी।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तब जब वो चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पास रह जाता है। तो देखो बच्चों, ये आपका चैप्टर का 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपके इससे जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व कर पाऊँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।